अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जो 27 अगस्त से लागू होगा। इसका असर किन प्रोडक्ट्स पर पड़ेगा, अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है और भारत कैसे जवाब देगा, यही हम इस एपिसोड में समझेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूपीएससी सिविल 360, जहां आप बिना स्क्रीन देखे सिर्फ सुनकर रह सकते हैं 24/7 अपडेटेड, बिल्कुल यूपीएससी इनसाइट्स के साथ। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे अमेरिका द्वारा भारत पर लगाए गए 50% टैरिफ, उसके रीजंस, इम्पैक्ट और भारत की रिस्पॉन्स स्ट्रैटेजी पर। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे उस बड़ी खबर पर आते हैं जो इंडिया यूएस ट्रेड रिलेशंस में हलचल मचा रही है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने भारत को एक फॉर्मल ड्राफ्ट नोटिस जारी किया है और हेडलाइन काफी चौंकाने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन भारत से आने वाले प्रोडक्ट्स पर कुल 50% टैरिफ लगाने की तैयारी में है, जो 27 अगस्त से लागू होगा। हाँ बिल्कुल, और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 50% का आंकड़ा आया कैसे। ये एकदम से नहीं हुआ है। एक 25% टैरिफ तो पहले से ही घोषित था, अप्रैल 2 को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 14257 के तहत। वो वाला अगस्त 7 से लागू हुआ, क्योंकि जो इंडिया यूएस ट्रेड डील होनी थी वो हो नहीं पाई। अच्छा, तो 25% तो पहले से तय था क्योंकि ट्रेड डील रुक गई थी। तो बाकी का 25% कहां से आया? हाँ, वो हाल का डेवलपमेंट है। एक एडिशनल 25% जोड़ा जा रहा है एक दूसरे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत, नंबर 14329, जो अगस्त 6 को अनाउंस हुआ। ये दूसरा वाला ऑर्डर स्पेसिफिकली उन देशों को टारगेट करता है जो रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं। तो पहले वाले 25% को इस नए 25% में जोड़ दें तो बनता है ये 50% टैरिफ, जिस पर अब इतनी चर्चा हो रही है। राइट, 25 + 25 हो गए 50। और शिपिंग टाइम्स को लेकर भी एक प्रैक्टिकल पॉइंट बताया गया है सोर्सेज में, है ना? हाँ बिल्कुल, वो एक बहुत जरूरी डिटेल है। जो भी भारतीय सामान 27 अगस्त से पहले शिप हो चुका है, मतलब जो अभी रास्ते में है समंदर में, उस पर ये नया 50% टैरिफ लागू नहीं होगा। और क्योंकि शिपिंग में आमतौर पर 15-20 दिन से लेकर महीना भर लग जाता है, तो इससे जो सामान पहले निकल चुका है उसे थोड़ी राहत मिल जाएगी। ये टाइमलाइन बड़ी दिलचस्प है। पहला टैरिफ 7 अगस्त को लगता है ट्रेड डील की वजह से, और फिर ठीक एक दिन पहले 6 अगस्त को दूसरे टैरिफ की जमीन तैयार की जाती है रशिया ट्रेड वाले एंगल से, और फिर कंबाइंड 50% का फॉर्मल नोटिस आता है जो 27 अगस्त से लागू होगा। ये सीक्वेंस तो काफी सोचा समझा लगता है। खास है यूपीएससी एस्पिरेंट्स को ये नोट करना चाहिए, वो है सिलेक्टिविटी। जैसे चीन है, उसके भी रशिया के साथ काफी ट्रेड टाइज हैं, खासकर एनर्जी में। लेकिन सोर्सेस के मुताबिक चीन को फिलहाल इस खास रशिया रिलेटेड टैरिफ हाइक से छूट दी गई है। इससे अंदाजा लगता है कि ये ट्रेड मेजर्स सिर्फ बताए गए कारणों तक सीमित नहीं है, ये शायद बड़े स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशंस और क्या कहते हैं प्रेशर टैक्टिक्स से जुड़े हुए हैं। ये बिल्कुल सही पॉइंट है। ट्रेड पॉलिसी शायद ही कभी वैक्यूम में होती है। तो चलिए अब स्पेसिफिक्स पर आते हैं। ये 50% टैरिफ, ये एडिशनल है ना? मतलब जो टैरिफ पहले से थे उनके ऊपर लगेगा। बिल्कुल, यही चीज इसके असर को इतना गंभीर बनाती है। ये कोई फ्लैट 50% रेट नहीं है, ये 50% पॉइंट्स का इजाफा है ज्यादातर प्रभावित चीजों पर पहले से लगे टैरिफ के ऊपर। चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं जो सोर्स मटेरियल में दिए गए हैं, ताकि असली असर समझ आए। ठीक है, जैसे कि श्रिम्प्स, कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स, कारपेट्स, अपैरल खासकर जैसे महिलाओं के निटेड कपड़े और कई तरह के टेक्सटाइल्स, मेडअप्स वगैरह, इन सब पर असर पड़ने की बात कही गई है। तो इनके लिए गणित कैसे काम करेगा? जैसे टेक्सटाइल्स को ही लें, सोर्सेज में जिक्र है कि पहले से औसतन करीब 9% टैरिफ था। अब इसके ऊपर ये नया 50% जोड़ दीजिए। इसका मतलब है कि इन भारतीय टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर अमेरिका में कुल टैरिफ बढ़कर हो जाएगा 59%। जरा सोचिए, भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए इतने बड़े लेवी के साथ कंपीटिटिव बने रहना कितना मुश्किल होगा। ओह, 59%, ये तो बहुत ही ज्यादा है। और दूसरे सेक्टर्स जिनका जिक्र है जैसे मेटल्स? कहानी वैसी है, हालांकि बेस थोड़ा कम था। जैसे स्टील, एल्यूमिनियम और कॉपर प्रोडक्ट्स के लिए मौजूदा टैरिफ करीब 1.7% था। इसमें 50% जुड़े तो नया कुल टैरिफ हो जाता है 51.7%। फर्नीचर, बेडिंग, मैट्रेसेस के लिए बेस लगभग 2.3% था, तो नया रेट बढ़कर 52.3% हो जाएगा। ये मतलब हर तरफ बहुत बड़ी बढ़ोतरी है। लेकिन एक मिनट, व्हीकल्स और ऑटो पार्ट्स के लिए थोड़ा फर्क लग रहा है। हाँ, ये एक दिलचस्प बारीक बात है जो सोर्सेज में हाईलाइट की गई है। व्हीकल्स और पार्ट्स के लिए ओरिजिनल टैरिफ करीब 1% था। यहाँ पर जो एडिशनल टैरिफ लगाया जा रहा है वो सिर्फ 25% है, पूरा 50% नहीं। तो इस कैटेगरी के लिए कुल टैरिफ बढ़कर 26% हो जाता है। इससे पता चलता है कि कुछ हद तक फर्क किया गया है, शायद अमेरिका के अंदर स्पेसिफिक इंडस्ट्री लॉबिंग या सप्लाई चेन कंसिडरेशंस के आधार पर। ओके, तो कई सेक्टर्स के लिए भारी इजाफा, लेकिन हर चीज पर एक समान 50% एक्स्ट्रा नहीं। अब उतना ही जरूरी ये है कि किन चीजों पर ये टैरिफ नहीं लग रहा है। सोर्सेज में कई एग्जेम्पशंस की लिस्ट है। सही कहा, और ये एक्सेम्पशंस काफी कुछ बताते हैं। अमेरिकी प्रशासन ने साफ तौर पर कुछ जरूरी चीजों को बाहर रखा है, शायद ये मानते हुए कि इन पर टैरिफ लगाने से खुद अमेरिकी उपभोक्ताओं या क्रिटिकल इंडस्ट्रीज को काफी नुकसान हो सकता है। जो मुख्य कैटेगरीज बाहर रखी गई हैं वे हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिक्स, ये बहुत बड़ा है क्योंकि अमेरिका को जेनेरिक दवाइयों का बड़ा सप्लायर भारत है। स्मार्टफोन्स, जिनमें भारत में बने एप्पल आईफोन्स भी शामिल हैं, कंप्यूटर्स, कुछ हाईटेक आइटम्स और कुछ एनर्जी प्रोडक्ट्स। इन सभी चीजों पर पहले भी टैरिफ 0% था और इन नए ऑर्डर्स के बाद भी 0% ही रहेगा। यहीं पर बात और भी दिलचस्प हो जाती है ना?
ये खास एक्सेप्शंस क्यों? क्या ये एक तरह से इन अहम सेक्टर्स में अमेरिका की भारत पर निर्भरता को दिखाता है, खासकर फार्मा और स्मार्टफोन्स, जहां भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी काफी बड़ी है? बिल्कुल। ये विश्लेषण के लिए एक बुनियादी सवाल खड़ा करता है। क्या ये एग्जेम्पशन सिर्फ अमेरिकी अर्थव्यवस्था को खुद के नुकसान से बचाने के लिए हैं, या ये इन खास चीजों के लिए भारत पर एक गहरी स्ट्रैटेजिक निर्भरता का संकेत देते हैं? हो सकता है ये कई फैक्टर्स का मिला-जुला असर हो, जैसे इन इंपोर्ट्स पर निर्भर अमेरिकी इंडस्ट्रीज की तरफ से मजबूत लॉबिंग, क्रिटिकल सप्लाई चेन्स जैसे दवाइयों की स्थिरता बनाए रखना, या शायद भारत के कम्पिटिटिव एडवांटेज की एक मौन स्वीकृति। यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए ये विश्लेषण करना कि कुछ चीजों को छूट क्यों दी गई है उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ये समझना कि दूसरों को टारगेट क्यों किया गया है। इससे ट्रेड प्रेशर, घरेलू जरूरतों और जियोपॉलिटिकल सच्चाइयों के बीच का जटिल संतुलन सामने आता है। बिल्कुल, इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के छिपे हुए लीवर्स और निर्भरताओं की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि क्या हुआ है और किस पर असर पड़ रहा है। अब क्यों पर आते हैं। अमेरिकी प्रशासन अभी ऐसा कठोर कदम क्यों उठा रहा है? सोर्सेज कई मिलते जुलते कारणों की ओर इशारा करते हैं। वास्तव में पहला और शायद आधिकारिक वजहों में सबसे ज्यादा बताया जाने वाला कारण है रशियन ऑयल फैक्टर। अमेरिका इस बात से नाराजगी जाहिर कर रहा है कि भारत लगातार डिस्काउंट पर रशियन क्रूड ऑयल खरीद रहा है, उसे रिफाइन कर रहा है और फिर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, कई बार तो यूरोप और खुद अमेरिका के मार्केट्स में भी। तो अमेरिका एक तरह से कह रहा है कि भारत सैंक्शंस को बाईपास कर रहा है या स्थिति से फायदा उठा रहा है। हाँ, इशारा तो यही लगता है। इसी से जुड़ा दूसरा कारण है नेशनल सिक्योरिटी एंगल। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में स्पष्ट रूप से भारत के रशिया के साथ ऑयल ट्रेड को अमेरिकी स्ट्रैटेजिक हितों के लिए हानिकारक बताया गया है और इस तरह टैरिफ को नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी कदम के तौर पर सही ठहराया गया है। नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देना ट्रेड विवादों में एक शक्तिशाली टूल होता है। और क्या कारण है? तीसरा, इसमें साफ तौर पर ट्रेड नेगोशिएशन प्रेशर का एलिमेंट है। ये टैरिफ्स भारत पर चल रही या रुकी हुई ट्रेड वार्ताओं में रियायतें देने के लिए दबाव बनाने का एक बड़ा जरिया है। अमेरिका की लंबे समय से कुछ मांगे रही हैं जिनका जिक्र सोर्सेज में है, जैसे भारतीय बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादों के लिए ज्यादा एक्सेस, भारत के डिजिटल ट्रेड और ई कॉमर्स नियमों में बदलाव और एनर्जी सेक्टर में वेस्टर्न देशों के साथ अलाइनमेंट। इस टैरिफ हाइक से भारत पर इन मांगों को मानने का दबाव नाटकीय रूप से बढ़ जाता है। और आखिर में क्या व्यापक अमेरिका फर्स्ट फिलॉसफी भी इसमें कोई भूमिका निभा रही है? ये चौथा पॉइंट है। ट्रंप प्रशासन अक्सर टैरिफ को अमेरिकी खजाने को भरने और घरेलू उद्योगों की रक्षा करने के एक तरीके के रूप में देखता है, जो अमेरिका फर्स्ट सिद्धांत के अनुरूप है। एक धारणा है कि ये इंपोर्ट टैक्स अमेरिकी सरकार के लिए रेवेन्यू जनरेट करेंगे। हालांकि इसका आलोचनात्मक विश्लेषण करना जरूरी है। चलिए करते हैं, अपनी यूपीएससी एनालिसिस वाली नजर से इन वजहों को परखते हैं। रशियन ऑयल वाले तर्क से शुरू करते हैं। यहां भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सार्वजनिक रूप से उस चीज की ओर इशारा किया है जिसे कई लोग हिपोक्रेसी या दोहरे मापदंड के रूप में देखते हैं। अगर मूल मुद्दा यह है कि भारत रशियन ऑयल से मुनाफा कमा रहा है, तो खुद अमेरिका यूरोप के साथ मिलकर भारत से रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स क्यों खरीद रहा है, जो बहुत संभव है कि उसी रशियन क्रूड से बने हों। ये इन ट्रेड सिद्धांतों को लागू करने में दोहरे मानकों पर सवाल खड़े करता है। ये एक वैलिड पॉइंट है। नेशनल सिक्योरिटी वाले दावे के बारे में क्या, वो कितना विश्वसनीय लगता है? वो हमेशा एक जटिल क्षेत्र होता है। क्या भारत का रशियन ऑयल खरीदना, जो कई दूसरे देश भी अलग अलग रूपों में कर रहे हैं, वाकई अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक सीधा खतरा है, या फिर नेशनल सिक्योरिटी का इस्तेमाल यहां एक सुविधाजनक बहाने, प्रीटेक्स्ट के तौर पर किया जा रहा है ताकि दूसरे मकासदों जैसे ट्रेड में रियायतें हासिल करना या प्रोटेक्शनिस्ट उपाय लागू करना को साधा जा सके। इतिहास गवाह है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अक्सर आर्थिक या जियोपॉलिटिकल लक्ष्यों से प्रेरित कार्रवाइयों को सही ठहराने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला दिया गया है। इसे सतही दावे से परे जाकर गहराई से जांचने की जरूरत है। तो संभवतः एक बहाना न कि एकमात्र कारण, और ट्रेड प्रेशर के लिए टैरिफ का इस्तेमाल करने का आइडिया। इतिहास ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जहां ये उल्टा पड़ जाता है। टैरिफ अक्सर जवाबी कार्रवाई को उकसाते हैं, सप्लाई चेन्स को बाधित करते हैं और अंततः इसकी कीमत एक्सपोर्ट करने वाले देश की सरकार नहीं, बल्कि इंपोर्ट करने वाले देश के उपभोक्ता और व्यवसाय उठाते हैं। इस मामले में वो अमेरिकी जो भारतीय सामान खरीदते हैं, उन्हें ज्यादा कीमतें चुकानी देती हैं। ये प्रोटेक्शनिज्म का एक मुख्य सिद्धांत है, पर चाहे गए लॉन्ग टर्म नतीजे हासिल करने में इसकी प्रभावशीलता बहुत बहस का विषय है। और वो अमेरिका फर्स्ट रेवेन्यू वाला तर्क। ये आइडिया कि टैरिफ खजाना भरते हैं थोड़ा सरलीकरण है। हाँ, टैरिफ इंपोर्ट पर टैक्स होते हैं, लेकिन उनके व्यापक आर्थिक असर में अक्सर घटी हुई ट्रेड वॉल्यूम, इंपोर्टेड कंपोनेंट्स का इस्तेमाल करने वाले घरेलू मैन्युफैक्चरर्स के लिए बढ़ी हुई इनपुट कॉस्ट और एक्सपोर्ट्स को नुकसान पहुंचाने वाले जवाबी टैरिफ शामिल होते हैं। अर्थव्यवस्था और खजाने पर कुल असर अक्सर शुरुआती टैरिफ रेवेन्यू कलेक्शन से कहीं ज्यादा जटिल और संभवतः नकारात्मक होता है। ठीक है, तो बताए गए कारणों के अपने काउंटर आर्ग्यूमेंट्स और जटिलताएं हैं। अब असर पर आते हैं। जमीन पर इसका क्या मतलब है अमेरिका और भारत दोनों के लिए? अमेरिकी उपभोक्ताओं और व्यवसायों के लिए असर काफी सीधा है। ऊंची कीमतें, ज्वेलरी और कपड़ों से लेकर सी फूड और फर्नीचर तक भारतीय सामान काफी महंगे हो जाएंगे। सोर्सेज में सोशल मीडिया पर आ रही कुछ रिपोर्ट्स का जिक्र है जिनमें अमेरिकी सुपरमार्केट्स में अचानक 20-30% की मूल्य वृद्धि की खबरें हैं, जिसका कारण इन टैरिफ्स का इंपोर्ट्स पर लगना बताया जा रहा है। बोझ सीधे तौर पर अमेरिकी जनता और भारतीय इंपोर्ट्स पर निर्भर व्यवसायों पर पड़ता है।
और भारत की ओर देखें तो भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर संभावित रूप से महत्वपूर्ण लगता है। निश्चित रूप से अमेरिका को भारत का सालाना एक्सपोर्ट लगभग $90 बिलियन का है। हालांकि एग्जेम्पशंस के कारण इसका पूरा हिस्सा 50% टैरिफ की चपेट में नहीं आएगा, लेकिन एक बड़ा हिस्सा असुरक्षित है। जो सेक्टर्स सबसे ज्यादा प्रभावित बताए जा रहे हैं वो हैं जेम्स एंड ज्वेलरी, टेक्सटाइल्स एंड अपैरल, सी फूड, कुछ इंजीनियरिंग गुड्स और ऑटो पार्ट्स। हालांकि बाद वाले पर कुल 26% टैरिफ है, जो फिर भी काफी है। फार्मास्यूटिकल्स भारत के लिए शुक्र है, एग्जेम्पशंस के कारण काफी हद तक सुरक्षित दिखते हैं। क्या भारत की जीडीपी पर कुल असर का कोई अनुमान है? सोर्सेज में बताए गए अनुमान अलग अलग हैं। आमतौर पर जीडीपी पर 0.3% से 0.5% तक की संभावित चोट का अनुमान है। हालांकि अंतिम असर पत्थर की लकीर नहीं है। ये बहुत हद तक इस बात पर निर्भर करेगा कि भारत इस चुनौती से कितनी प्रभावी ढंग से निपटता है, वैकल्पिक बाजार कैसे ढूंढता है, प्रभावित उद्योगों को कैसे सपोर्ट करता है और संभावित रूप से किसी समाधान पर बातचीत कर पाता है या नहीं। टैरिफ से बचने के तरीकों के बारे में क्या सोर्सेस में तीसरे देशों के जरिए माल भेजने की कोशिशों का जिक्र है? हाँ, ट्रांसशिपमेंट का आइडिया, जैसे सामान को लंदन या दुबई जैसे किसी पोर्ट पर भेजना और फिर वहां से अमेरिका री एक्सपोर्ट करना, ऐसी स्थितियों में अक्सर सामने आता है। लेकिन अमेरिकन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर खास तौर पर इंडियन ओरिजिन के सामान को टारगेट करने के लिए डिजाइन किया गया है। अमेरिकी कस्टम अथॉरिटीज आमतौर पर कंट्री ऑफ ओरिजिन नियमों को लागू करने में काफी सतर्क रहती हैं। ओरिजिन छुपाने की कोशिश जोखिम भरी है और पकड़े जाने पर गंभीर दंड लग सकते हैं। इसे आमतौर पर एक टिकाऊ या भरोसेमंद समाधान नहीं माना जाता, खासकर बड़े वॉल्यूम्स के लिए। ये स्थिति निस्संदेह मेक इन इंडिया जैसी पहलों के लिए एक चुनौती है और रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स की महत्वपूर्ण आवश्यकता को रेखांकित करती हैं, जो एक ही बाजार पर, खासकर ऐसे बाजार पर जो अस्थिर साबित हो रहा है, अत्यधिक निर्भर ना हो। तो बचना और जोखिम भरा है। ये हमें भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया पर लाता है। भारत इस दबाव पर कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है? सोर्सेज एक दृढ़ रुख का सुझाव देते हैं। बहुत दृढ़। प्रधानमंत्री मोदी ने अहमदाबाद में बोलते हुए जब ये खबर आई, सीधे तौर पर अमेरिकी टैरिफ का नाम लिए बिना लेकिन स्पष्ट रूप से दबाव का जिक्र करते हुए एक मजबूत संदेश दिया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत बाहरी दबावों के बावजूद अपनी ताकत बढ़ाता रहेगा। इसे भारत की आत्मनिर्भरता की परीक्षा बताया। उन्होंने विशेष रूप से किसानों, छोटे व्यवसायों और ग्रामीण उत्पादकों को आश्वस्त करने की कोशिश की, सरकारी प्रयासों का वादा किया ताकि असर कम हो। मूल संदेश स्पष्ट था, भारत दबाव में नहीं झुकेगा, भले ही इसकी कुछ आर्थिक कीमत चुकानी पड़े। कॉमर्स मिनिस्ट्री और एक्सटर्नल अफेयर्स का क्या कहना है? कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इसी संकल्प को दोहराया। हालांकि उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका के साथ ट्रेड नेगोशिएशंस के लिए तैयार है। उन्होंने भारत की रेड लाइंस को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। किसानों, एमएसएमईज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों और छोटे उद्यमों के हितों की रक्षा करना। उन्होंने भारत के अन्य देशों जैसे चीन के साथ ट्रेड संबंधों को अमेरिकी विवाद से अलग करने का भी प्रयास किया। हालांकि विश्लेषकों का कहना है कि जियोपॉलिटिकली अमेरिकी कार्रवाइयां अनजाने में भारत को क्षेत्रीय भागीदारों के साथ घनिष्ठ आर्थिक संबंधों की ओर धकेल सकती हैं। और जैसा कि हमने पहले चर्चा की, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने लगातार और मजबूती से भारत के राष्ट्रीय हित में अपने व्यापार निर्णयों का बचाव किया है, खासकर रशियन ऑयल के संबंध में सीधे अमेरिकी रुख पर सवाल उठाते हुए। यहाँ तक कि भारत के भीतर राजनीतिक सहयोगी भी इस रेजिलियंस के संदेश को मजबूत करते दिख रहे हैं। हाँ, सोर्सेज में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और एक प्रमुख सहयोगी चंद्रबाबू नायडू जैसे लोगों का जिक्र है, जो टैरिफ की स्थिति को एक छोटा सा बम्प या अस्थायी संकट बता रहे हैं। उन्होंने भारत की इस चुनौती से उभरने और एक प्रमुख वैश्विक आर्थिक खिलाड़ी के रूप में और मजबूती से उभरने की क्षमता पर विश्वास व्यक्त किया। ये राजनीतिक संरेखण सरकार के हाथ को मजबूत करता है। ठीक है, तो अगर हम इन प्रतिक्रियाओं के आधार पर भारत की रणनीति को सिंथेसाइज करें तो मुख्य स्तंभ क्या है? 3 मुख्य तत्व सोर्सेज से स्पष्ट दिखते हैं। पहला, डोमेस्टिक एश्योरेंस। प्रमुख घरेलू वर्गों, किसानों, उद्योगों, श्रमिकों को आश्वस्त करने का एक स्पष्ट प्रयास है कि सरकार संभावित कठिनाई से अवगत है और झटका झेलने में मदद करने के लिए सहायता प्रदान करेगी। यह घरेलू स्थिरता और राजनीतिक पूंजी बनाए रखता है। दूसरा, ग्लोबल सिग्नलिंग। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष रूप से अमेरिका को अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के बारे में एक मजबूत संदेश भेज रहा है। रुख यह है कि भारत की विदेश और आर्थिक नीतियां उसके अपने राष्ट्रीय हितों से प्रेरित हैं और बाहरी दबाव से तय नहीं होंगी। यह भारत को उन देशों से अलग करता है जिन्हें दबाव के प्रति अधिक संवेदनशील माना जाता है। तीसरा, लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एडजस्टमेंट। घरेलू बाजार को मजबूत करना, आत्मनिर्भरता और व्यापार संबंधों को सक्रिय रूप से डाइवर्सिफाई करने की दिशा में एक अंतर्निहित और कभी-कभी स्पष्ट जोर है। विशेष रूप से साउथ साउथ सहयोग को मजबूत करना, जैसे इंडिया चाइना, इंडिया रशिया, इंडिया मिडिल ईस्ट ट्रेड कॉरिडोर्स। ये भारत के जियो इकोनॉमिक ओरिएंटेशन में एक संभावित लॉन्ग टर्म बदलाव का संकेत देता है, जो पश्चिमी बाजारों पर अत्यधिक निर्भरता से दूर जा रहा है। और दुनिया के दूसरे बड़े खिलाड़ी कैसे रिएक्ट कर रहे हैं? क्या ट्रेड डाइवर्जन की कोई संभावना है? ये एक और दिलचस्प पहलू है। सोर्सेज में जिक्र है कि रशिया ने अमेरिकी कार्रवाइयों की निंदा की है
और स्पष्ट रूप से कहा है कि अमेरिकी बाजार में बाधाओं का सामना करने वाले भारतीय सामान का रशिया में स्वागत है। विश्लेषकों के अनुसार ये संभव है कि चीन भी इसी तरह का रुख अपना सकता है, क्योंकि उसे भारत के साथ व्यापार बढ़ाने का अवसर दिख सकता है जब अमेरिका में उसकी बाजार पहुंच बाधित हो रही है। इससे वास्तव में वैश्विक व्यापार प्रवाह का एक महत्वपूर्ण पुनर्संरेखन हो सकता है, जो संभावित रूप से गैर पश्चिमी आर्थिक गुटों की ओर बदलाव को तेज कर सकता है। इस बीच भारत में वापस क्या एक्सपोर्टर्स की तुरंत मदद के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? हाँ, सरकार सिर्फ बयान नहीं दे रही है। सोर्सेज के अनुसार पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर एक हाई लेवल मीटिंग हुई। हालांकि पीएम खुद इस विशेष बैठक में सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, जो पूरी तरह से प्रभावित एक्सपोर्टर्स के लिए राहत उपायों को तैयार करने पर केंद्रित थी। चर्चाएं संभावित रूप से वित्तीय सहायता, सब्सिडी या योजनाओं के इर्द गिर्द घूमती होंगी, ताकि उन्हें इन उच्च टैरिफों के अचानक लागू होने से निपटने में मदद मिल सके। ये तत्काल आर्थिक नतीजों को मैनेज करने के लिए सक्रिय योजना को इंगित करता है। तो मौजूदा स्थिति को संक्षेप में कहें तो अमेरिका ने पर्याप्त टैरिफ लगाए हैं, जिसमें रशियन ऑयल ट्रेड और राष्ट्रीय सुरक्षा सहित कई कारणों का हवाला दिया गया है। लेकिन संभवतः ट्रेड नेगोशिएशन टैक्टिक्स और प्रोटेक्शनिस्ट भावनाओं से भी प्रेरित है। भारत आत्मनिर्भरता और रणनीतिक स्वतंत्रता पर जोर देते हुए दृढ़ता से जवाब दे रहा है। साथ ही घरेलू सहायता उपायों पर काम कर रहा है और वैकल्पिक व्यापार भागीदारों के साथ गहरे संबंध तलाश रहा है। ये एक जटिल गतिरोध है जिसके संभावित दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, न केवल द्विपक्षीय संबंधों के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और जियोपॉलिटिक्स के व्यापक परिदृश्य के लिए भी। एग्जेम्पशंस जटिल निर्भरताओं को उजागर करते हैं, जबकि टैरिफ स्थापित आर्थिक संबंधों को बाधित करने के लिए एक तरफा कार्रवाइयों की क्षमता को रेखांकित करते हैं, जो हमें बिल्कुल सही तरीके से हमारे सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार बिंदु पर लाता है। तात्कालिक आर्थिक झटकों और राजनयिक दांवपेच से परे ये गहन टैरिफ प्रकरण लंबी अवधि में वैश्विक व्यापार संरेखण को कैसे बदल सकता है? बिल्कुल, इस पर विचार करें। ऐसे समय में जब दुनिया पहले से ही सप्लाई चेन की कमजोरियों से जूझ रही है और सक्रिय रूप से एकल देशों, अक्सर चीन, पर अत्यधिक निर्भरता से डाइवर्सिफिकेशन पर चर्चा कर रही है, क्या ये यूएस इंडिया टैरिफ संघर्ष एक अप्रत्याशित उत्प्रेरक के रूप में कार्य कर सकता है? क्या ये नए ट्रेडिंग ब्लॉक्स के गठन को तेज कर सकता है या मौजूदा क्षेत्रीय गुटों को मजबूत कर सकता है, जिससे इस विकसित होते वैश्विक आर्थिक मानचित्र के भीतर भारत की रणनीतिक स्थिति संभावित रूप से बदल सकती है? ये कुछ ऐसा है जिसके बारे में मौजूदा सुर्खियां फीकी पड़ जाने के बाद भी सोचने लायक है। दोस्तों, अब आपके लिए एक सवाल। क्या आपको लगता है कि अमेरिका का ये 50% टैरिफ भारत को नुकसान पहुंचाएगा या फिर ये कदम भारत की आत्मनिर्भरता को और मजबूत करेगा? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। यू आर लिसनिंग टू यूपीएससी सिविल 360, द ओनली यूपीएससी चैनल यू कैन जस्ट लिसन टू। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और जरूरी मुद्दे के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।